सक्सेस जोन टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल क्लासेस में आप सभी लोग का स्वागत है। मैं आज आपके साथ इल्यूमिनेशन का पार्ट 2 लेके आया हूँ। इसके पहले मैं इसका पार्ट 1 डाल चुका हूँ, जो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको पार्ट 2 डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इल्यूमिनेशन का पार्ट 2 है। इल्यूमिनेशन के पार्ट 1 में हमने सारी डेफिनेशंस, सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल, इल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमेन, ल्यूमिनस फ्लक्स और सारी डेफिनेशन जो भी थी उनको डिस्कशन कर लिया था। तो यहाँ पे हम इसका पार्ट 2 लेके आए, जैसे हम इनवर्स स्क्वायर लॉ और इल्यूमिनेशन के लॉ को डिस्कशन करेंगे। तो आज का जो पहला टॉपिक है लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन, यानी कि जो इल्यूमिनेशन के नियम होते हैं। इसके साथ साथ हमने वहाँ पर बहुत सारे यूनिट्स पढ़ा था। तो आप पहला वीडियो पहले जरूर देखें, जिसके बाद आप इसका ये पार्ट 2 देखें तो आपको बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत से पुराने फॉर्मूले यूज करने वाले हैं लॉ को समझने के लिए। तो पहला लॉ है हमारा कौन सा, इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये हम देखते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ में। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ में यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है आप इसको लाइक और शेयर करें। तो यहाँ पे आपका पहला है कि किसी इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है। इल्यूमिनेशन के लॉ होते हैं, दो लॉ होते हैं यहाँ पे, जो एक होता है इनवर्स स्क्वायर लॉ और एक होता है लैम्बर्ट कोसाइन लॉ। तो यहाँ पे इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या बोलता है कि किसी प्रकाश द्वारा किसी, यहाँ पर इनवर्स स्क्वायर लॉ के अकॉर्डिंग किसी प्रकाश स्रोत द्वारा किसी प्रकाशित तल पर पहुँचने वाले प्रदीप्ति उस तल के प्रकाश स्रोत की दूरी तथा वर्ग की परिक्रमानुपाती होती है। यानी कि क्या है कि ये मान लेते हैं हमारे पास कोई प्रकाशित तल है, यानी कि मान लेता हूँ कि ये कोई मेरा वर्किंग प्लेन है। यहाँ पे मैंने कोई एनर्जी का स्रोत रखा हुआ है, यानी कोई भी ऊर्जा का स्रोत रखा है या प्रकाश का स्रोत रखा है। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे जो इल्यूमिनेशन पहुँचेगा वो क्या होता है कि इसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी, यानी कि इसकी कितनी ल्यूमिनस इंटेंसिटी है उसके सीधे क्या होता है, समानुपाती होता है। ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, यानी कि इसकी जितनी ज़्यादा ल्यूमिनस इंटेंसिटी होगा उतनी ज़्यादा क्या हो जाएगा, यहाँ पे इल्यूमिनेशन होगा इसके, ठीक है। तथा इसके बीच की दूरी के वर्ग के परिक्रमानुपाती, यानी कि इस प्रकाश स्रोत से इस वर्किंग प्लेन की डिस्टेंस क्या है। मान ले तो यहाँ पे डिस्टेंस डी है, तो इसके क्या होता है, आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d²। तो यहाँ पे आपका टोटल लॉ क्या बन जाएगा कि ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर एंड ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, और यहाँ पे ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होगा, और ई इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d²। तो यहाँ पी इनवर्स टू क्या हो जाएगा आपका 1/, क्या हो जाएगा आपका ये 1/d²। तो यहाँ पे हम इसको ओवरऑल लॉ को ऐसे लिख सकते हैं कि ई इज समानुपाती, यानी ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I/d²। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसको प्रूफ कैसे करते हैं, इसका सत्यापन। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली कैसे होता है ये, तो इसका फॉर्मूला कैसे बनता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है कि ऐसे प्रकाश स्रोत है, यानी हमारा जो ये है ऐसे क्या एक प्रकाश स्रोत है। यहाँ पे हमारे पास 3 वर्किंग प्लेन है, A1, A2 एंड A3, यानी कि जहाँ पे क्या है प्रकाशित तल है, जहाँ पे हमारे प्रकाश को या इल्यूमिनेशन को पहुँचाना है। तो यहाँ पे देखते हैं कि A1 की दूरी आपकी कितनी दी है, D दी गई है, तथा A2 की दूरी प्रकाश स्रोत की दी गई है, D2 दी गई है, और यहाँ पर यहाँ पे 2D दी गई है, और यहाँ पे आपका जो है वो कितनी दी गई है, 3D। यानी कि जो प्रकाश स्रोत से A1 की दूरी D तथा जो प्रकाश स्रोत से जो A2, यानी कि यहाँ पे A2 सरफेस है वहाँ उसकी दूरी 2D दी है, तथा यहाँ पे जो A3 वो क्या है 3D दूरी पे है। तो यहाँ पे क्या होना है, हमको लिखना है यहाँ पे क्या है कि इस पर कितना पूछेगा, और सबके लिए क्या है यहाँ पे घनकोण का मान दिया गया है, जो घनकोण का मान कितना है, ओमेगा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि ई, ठीक है। तो आप देखिएगा कि जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी, यानी कि ई इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, F/A, ठीक है। तो यहाँ पे ई इज इक्वल टू फार्मूला का क्या होता है, फ्लक्स अपॉन एरिया, जो इल्यूमिनेशन होता है। यानी कि आप देखेंगे कि इल्यूमिनेशन, यानी मैं मान लेता हूँ कि यानी कि इतने एरिया पे, ये मेरा कोई एरिया ए है, इतने इस पर जितना भी फ्लक्स है, जितना फ्लक्स से पड़ा उतना ही तो इल्यूमिनेशन हुआ ना। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ई इज इक्वल टू F/A। इल्यूमिनेशन तो हम कैसे लिखेंगे कि ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक। तो यानी कि किसी भी एरिया पे जितना फ्लक्स पड़ा तो इसका क्या कहलाता है, इल्यूमिनेशन कहलाता है। इस चीज़ को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर या लक्स। ये हमारी क्या होती है, इल्यूमिनेशन की डेफिनेशन से आता है कि यानी किसी भी प्रकाश तल पे पहुंचने वाले प्रकाश की मात्रा उस पर इल्यूमिनेट कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ई इक्वल टू क्या होता है, F/A, ठीक। यहाँ पे ई इक्वल टू क्या होता है, F/A, ठीक। और इसके साथ आप देखेंगे अब हमें क्या मिलता है, ई इक्वल टू F/A होता है। अब हमें क्या लिखना है कि F, तो F इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, F इक्वल टू एक और फॉर्मूला होता है I/W, या यहाँ पे आप देख सकते हैं आई की जगह पे आप कैंडेला पावर भी लिख सकते हैं, कैंडेला पावर इंटू W नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा ओमेगा, यानी कैंडेला पावर इंटू घनकोण। तो यहाँ पे वही किया गया, हमने क्या दिया I/W की ट्रिपल A पर पहुँच रही है। यहाँ पे क्या लगेगा, क्षेत्रफल A1 पर पहुँचने वाले प्रदीप्ति फ्लक्स, यानी कि यहाँ पे F की वैल्यू लिखी गई है, और F इक्वल टू फॉर्मूला आप याद रखिए, F मतलब क्या है ल्यूमेन,
ल्यूमेन किसके बराबर होता है, कैंडेला पावर, या यहाँ पे आप इंटेंसिटी भी लिख सकते हैं, कैंडेला पावर या इंटेंसिटी इंटू घन कोण, ठीक, या ओमेगा, ठोस सॉलिड एंगल। तो यहाँ पे आप देखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी पी अपॉन, या आप यहाँ पे इंटेंसिटी भी लिख सकते हैं, कैंडेला पावर या इंटेंसिटी इंटू घन कोण। तो यहाँ पे मैंने ल्यूमेन की जगह पे क्या लिखा है, कैंडेला इंटेंसिटी इंटू घन कोण। तो यहाँ पे देखिए आप, यानी यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, किसी क्षेत्रफल A1 में पहुँचने वाला प्रेडिक्टिव फ्लक्स इक्वल टू प्रेडिक्टिव टी बटा, यानी कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी, यानी कि यहाँ पे आई लिखा है, इंटू ठोस कोण, और इसको क्या लिख सकते हैं हम, ओमेगा। तो ये वही लिखा गया है कि आई इंटू डब्लू। अब देखिए आई तो हमने सेम टू सेम रखा है, डब्लू हमारा क्या होता है कि घन कोण क्या कहलाता है, किसी बिंदु से ये कोई सतह है उस पर बनाया गया कोण हमारा घन कोण कहलाता है। तो घन कोण हम कैसे लिखते हैं कि यहाँ से, ठीक है, घन कोण इक्वल टू क्या होता है हमारा कि इसका एरिया जो होगा, एरिया अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, ये हमारा ओमेगा का फॉर्मूला, तो ओमेगा इक्वल टू ए अपॉन डी स्क्वायर। तो वहाँ पे क्या किया, एरिया हमारा पे क्या है E1 और डिस्टेंस हमारी क्या है केवल डी। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे ओमेगा की जगह पे, तो यहाँ पे मैंने ओमेगा की जगह पर क्या लिख दिया, A1 अपॉन डी स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे मेरे पास किसकी वैल्यू मिलेगा, ये मेरे लिए टोटल मिल गया एफ, ये जो मेरा एफ इक्वल टू आई इंटू डब्लू लिखा है मैंने, यहाँ पे क्या मिल गया, यहाँ पे प्रेडिक्टिव फ्लक्स मेरे को मिल गया। अब देखते हैं ई इक्वल टू क्या होता है आपका फॉर्मूला, मैंने आपको पहले बताया था कि ई इक्वल टू क्या हो जाता है, एफ अपॉन ए। यहाँ पे फ्लक्स की जगह पर हम क्या लिखेंगे, आई इंटू A1 अपॉन डी स्क्वायर, यानी मैंने फ्लक्स की जगह पे ये वैल्यू रखी, यानी अगर मैं इसको थोड़ा सा करके लिख लिया तो क्या लिखता, ई इक्वल टू होता है एफ अपॉन ए, एफ हमारा क्या था, आई इंटू A1 इंटू डी स्क्वायर, ठीक, अपॉन डी स्क्वायर, और नीचे क्या था क्षेत्रफल, यानी फिर से क्या था A1। तो हम इसको और ज़्यादा करके क्या लिख सकते हैं, आई इंटू A1 अपॉन A1 इंटू डी स्क्वायर। तो हमारा क्या हो जाएगा, A1 से A1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा आई अपॉन डी स्क्वायर। तो यहाँ पे वही हुआ है कि E1 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका आई अपॉन डी स्क्वायर। ऐसे यदि आप E2 के लिए लिखेंगे तो यहाँ पे आई तो सेम रहेगा, क्योंकि इंटेंसिटी तो प्रकाश सोर्स की क्या है, जैसे भी प्रकाश स्रोत से हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे वो दे रहे हैं, यानी जो भी प्रकाश स्रोत है उसकी जो ज्योति तीव्रता या लुमिनस इंटेंसिटी वो तो सेम होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई की जगह पे आई रहेगा, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगी, चेंज होगी, क्योंकि अगली जो सरफेस है आप देखेंगे ऊपर, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो सरफेस है यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2D है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ई इक्वल टू आई अपॉन 2D का स्क्वायर, और अगले में हम क्या लिखेंगे, E3 इक्वल टू आई अपॉन 3D का स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E3 के लिए इल्यूमिनेशन, यानी E3 सरफेस पे इल्यूमिनेशन, और E2 सरफेस पे इल्यूमिनेशन, और E1 सरफेस इल्यूमिनेशन, ये तीनों हमको मिल जाएंगे, क्योंकि केवल डिस्टेंस चेंज होगी। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमको, तो आप देखिए जैसे जैसे क्या हो रहा है, अगर ये आप यहाँ पे स्कोर करिए तो यहाँ पे केवल डी स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे इल्यूमिनेशन क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इल्यूमिनेशन कम हो जाएगा आपका, ठीक। और आप यहाँ नीचे आएंगे तो ई यानी 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा कि पहले से कितना हो जाएगा 1/9 हो जाएगा। यानी कि आप देखिए कि जैसे जैसे आप क्या कर रहे हैं, इस प्रकाश स्रोत से दूर जाते जा रहे हैं, जैसे जैसे आपकी डिस्टेंस बढ़ रही है सरफेस की, वैसे वैसे क्या हो रहा है, इल्यूमिनेशन घटता जा रहा है। तो यहाँ पे आप आगे जाके देखिए, जब हम तीनों को कंपेयर करेंगे, यानी E1 अनुपात E2 इक्वल टू आई अपॉन D1 अपॉन 2D स्क्वायर अपॉन 3D, तो आप देख सकते हैं कि समीकरण 7 से किसी प्रकाश स्रोत पर पहुँचने वाला, किसी प्रकाशित तल पर पहुँचने वाली प्रदीप्ति उस तल के प्रकाश से उसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यही हमारा क्या था, इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ हमारा क्या था, किसी भी प्रकाश तल पर पहुँचने वाली प्रदीप्ति उसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी के सीधे समानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही हमारे इल्यूमिनेशन का पहला लॉ था। तो आई होप आपको ये पसंद समझ आया होगा, ठीक। तो इसके बाद हम चलते हैं अब अगले लॉ पर। तो अगला लॉ हमारा क्या है, लैम्बर्ट कोसाइन नियम। तो यहाँ पे लैम्बर्ट कोसाइन लॉ हमारा क्या बोलता है, पहले हम इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि किसी प्रकाश स्रोत द्वारा किसी प्रकाशित तल पर पहुँचने वाली प्रदीप्ति स्रोत से आने वाले प्रकाश की किरण तथा अभिलंब के बीच, अभिलंब मतलब कि यहाँ पर जो 90 डिग्री हम नॉर्मल डालेंगे उसके बीच के बने एक कोण कोसाइन के व्युत्क्रमानुपाती होती है चित्र के अनुसार भी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे लॉ क्या बोलता है कि किसी भी प्रकाश स्रोत से प्रकाशित तल पर पहुँचने वाली जो प्रदीप्ति होती है, यानी मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, ये पी प्रकाश स्रोत है, ये इसके प्रकाश तल पर पहुँचने वाली प्रदीप्ति है, ठीक है। तो ये क्या होती है, इसके जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, ये यानी कि जो पहला लॉ है वो तो सेम टू सेम आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो ये मेरा अभिलंब कहलाएगा, ठीक। ये अभिलंब और ये प्रकाश किरण, ये मेरी प्रकाश किरण हुई, ये मेरी प्रकाश किरण, और ये मेरा क्या है यहाँ पे अभिलंब है, ठीक। और ये मेरा प्रकाशित तल है। तो अभिलंब और प्रकाश किरण के बीच के बढ़ने वाले कोण के कोज्या यानी कि कॉस थीटा क्या होती है, समानुपाती होती है। तो यहाँ पे रूलर में वही लिखा है कि ई आई अपॉन डी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखिए आप लिखा है कि आई इक्वल टू क्या है, प्रकाश से प्रकाशित तल की दूरी यहाँ पे डी दी गई है, थीटा प्रकाश किरण तथा अभिलंब के बीच का कोण, और आई प्रदीप्ति टी बटा सी पी में। तो ये डिस्टेंस है, यही हमारा अभिलंब है और ये हमारी प्रकाश किरण है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रकाश किरण और इस अभिलंब के बीच में क्या कोण बन रहा है, थीटा।
तो बस अभिलंब क्या होता है, हमेशा तल से जो ही हमारा वर्किंग प्लेन है वहाँ से हम 90 डिग्री पे जो लाइन खींचते हैं वही हमारा अभिलंब या नॉर्मल कहलाती है। तो यहाँ पे हमारा नॉर्मल है, तो नॉर्मल, तो यहाँ पे हमारा लॉ वही बोल रहा है कि जो हमारी प्रदीप्ति होती है वो, यानी पहला लॉ तो सेम टू सेम होता है। उसका क्या होता है, इसमें एक और चीज़ और होती है कि प्रदीप्ति और किस पर डिपेंड करती है, कि अभिलंब और प्रकाश किरण के बीच बनने वाले कोण की कोज्या पर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I/d² इंटू cos थीटा। तो इसका हम सत्यापन देखते हैं कि माना कि, चलिए पहले हम इसको आपको डायग्राम दिखा देते हैं कि PQ, देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि माना PQ इक्वल टू सतह का क्षेत्रफल स्रोत पर साधारण होता है। तो चलिए पहले आप डायग्राम देख लीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं इस डायग्राम को थोड़ा क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे क्या है, हमारी P और Q सतह है। यहाँ पे क्या है, आपका P है और ये Q है। यहाँ पे ये क्या दिया गया है, यहाँ से यहाँ तक ये थीटा बना हुआ है और ये इसके ऊपर अभिलंब है, ठीक है। और इसके अलावा मैं इसको अलग कलर से बना देता हूँ। ये क्या है, ये प्रकाश स्रोत से दो दूरी दी गई है कुछ इस तरीके से, ठीक है। और ये क्या है, इसका अभिलंब है और ये मेरा थीटा है। तो ये और ये अभिलंब है किसका, इसका। तो यहाँ पे क्या है कि कोई क्वेश्चन में लिखा है, ऊपर जाके आप देखिएगा कि माना कि PQ, ठीक है, माना PQ सतह का क्षेत्रफल स्रोत पर साधारण होता तथा ऊर्ध्वाधर अक्ष के साथ थीटा कोण पर झुका हुआ है, तथा RS सतह का क्षेत्रफल ऊर्ध्वाधर अक्ष पर साधारण होता है तथा स्रोत O के साथ थीटा कोण पर झुका हुआ। तो मैं इसका आपको मतलब समझता हूँ कि ये देखिए, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए तो यहाँ पे क्या है, P और Q है। ये PQ क्या है कि ये जो स्रोत के साथ तो ये 90 डिग्री बना रहा है, लेकिन जो आपका अभिलंब होगा यानी कि स्रोत से 90 डिग्री पे, ये देखिए ये PQ है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको नहीं भी था तो ये कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता इसका प्रूफ, क्योंकि एक आपको कहीं नहीं आएगा, आप इसका लास्ट का रिजल्टेंट जरूर याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या है, ये P और Q है। तो इस PQ के साथ ये प्रकाश स्रोत क्या है, सीधा नॉर्मल है, क्योंकि यहाँ से प्रकाश स्रोत और इस P के बीच में 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, अरे मैं इसका प्रकाश स्रोत का अभिलंब निकालूँ तो ये क्या है कि ये जो PQ सतह है इसके साथ कितना थीटा डिग्री का एंगल बना रही है। और जब आप देखेंगे किसकी, ये R सतह है और यहाँ पे ये S सतह को बताया गया है कि ये R और ये S। तो ये RS सतह क्या है कि इसे अभिलंब के साथ, इस अभिलंब के साथ तो 90 डिग्री का बनाए, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये अभिलंब हो जाएगा। लेकिन ये प्रकाश स्रोत है, इस प्रकाश स्रोत के साथ क्या कर रही है, थीटा डिग्री का कोण बना रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे एक फॉर्मूला निकलेगा, जब निकालेंगे तो PQ इक्वल टू क्या आ जाएगा, RS cos थीटा, ठीक। तो हम क्या लिखेंगे, EPQ, यानी कि जो PQ की सतह पे, यानी इस PQ सतह पे जो प्रदीप्ति यानी जो इल्यूमिनेशन पहुँचेगा वो क्या हो जाएगा, EPQ इक्वल टू फ्लक्स अपॉन PQ का क्षेत्रफल, ठीक है। और फ्लक्स इक्वल टू मैंने अपनी पहले क्या लिखते थे, I इंटू ओमेगा। तो मैंने फ्लक्स को वापस क्या लिख लिया, I इंटू ओमेगा। और यहाँ पे एरिया कितना दिया गया है, PQ का क्षेत्रफल, हमें क्षेत्रफल नहीं पता था, हमने क्या किया PQ का क्षेत्रफल। और ओमेगा इक्वल टू क्या होता है हमारा, किस सतह है और इसके बीच की दूरी का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे जो डिस्टेंस दी गई है, यहाँ पे डिस्टेंस दिखा नहीं है, ये इसका डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस है इसको हम D मान लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि ये डिस्टेंस क्या हो गई, D हो गई। तो अब देखिए कि क्या हुआ कि हमने फिर से वही करना जो हमने पहले वाले में किया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि I/E यानी फ्लक्स इक्वल टू I लिख लिया। फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, लुमेन इक्वल टू हमारा होता है I इंटू ओमेगा। तो मैंने वही लिखा, I तो सेम टू सेम आएगा यहाँ पे, ठीक। तो ये हमारा I, ठीक है। और PQ का क्षेत्रफल नीचे PQ का क्षेत्रफल ओमेगा। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है हमारा, एरिया अपॉन डिस्टेंस। तो एरिया क्या हो जाएगा, PQ का क्षेत्रफल अपॉन D का स्क्वायर। तो अब वापस PQ का क्षेत्रफल करेंगे और नीचे D का स्क्वायर। तो PQ के क्षेत्रफल से इस PQ का क्षेत्रफल, ये दोनों क्रॉस हो जाएंगे, तो हमारा केवल बचेगा क्या, I/D²। आप यहाँ भी देख सकते हैं ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, क्षेत्रफल अपॉन त्रिज्या का वर्ग, ठीक। अब हम देखते हैं ERS, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए ERS पर प्रतिपन्न, तो ERS पर प्रतिपन्न आप कैसे निकालेंगे कि ERS पे निकालना है, तो हमें क्या होना चाहिए कि ERS पे यानी कि जो RS सतह पर प्रतिपन्न होगा, यानी यहाँ पे इस वाली सतह पर, ये इस सतह की बात कर रहा है, इस सतह RS पर। तो RS सतह पर जो प्रतिपन्न होगा वो क्या हो जाएगा आपका, ERS इक्वल टू फ्लक्स का क्षेत्रफल अपॉन RS का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे आप देखिए RS का क्षेत्रफल, तो RS का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, हमने ऊपर एक फॉर्मूला लिखा है PQ इक्वल टू RS इंटू कॉस थीटा। तो RS इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, PQ अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ पे PQ इक्वल टू क्या था, PQ का क्षेत्रफल। तो PQ का क्षेत्रफल अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, RS का क्षेत्रफल। तो बस आपको क्या है ना, RS के क्षेत्रफल यहाँ पर क्या रख देना है, PQ इक्वल टू RS इंटू कॉस थीटा से इस RS के ऊपर PQ अपॉन कॉस थीटा रखेंगे। तो PQ अपॉन कॉस थीटा रखने में क्या मिलेगा, कॉस थीटा, ठीक है। और जैसे आप रखेंगे I/1/D² इंटू कॉस थीटा, ये कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा। तो हमारा पहला तो स्टेटमेंट निकला है कि I/D² इंटू कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पे हम कॉस थीटा को और क्या लिख सकते हैं, यदि आप L लाल बटे कक्का से देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या होता है साइन, ये होता है कॉस। कॉस इक्वल टू क्या ले सकते हैं, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे देखिए आपका आधार क्या है, यहाँ पे यदि मैं देखूँ तो ये यहाँ पे कौन सा 90 डिग्री देखना मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपका जो 90 डिग्री बन रहा है वो कौन सा एंगल बन रहा है, ये वाला, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, ये 90 डिग्री, ये H है आपका और ये D है। तो आपको आधार क्या हो जाएगा H,
वाई डी, यानी हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा की जगह पर एच वाई डी भी लिख सकते हैं। तो और डी इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, ठीक है, यानी cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एच वाई डी, और डी इक्वल टू क्या हो जाएगा एच वाई cos थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं डी स्क्वायर की जगह पे इस cos थीटा की वैल्यू रख लूँ, तो डी स्क्वायर की जगह पे जब मैं cos थीटा की वैल्यू रखूँगा तो क्या हो जाएगा एच अपॉन cos थीटा, cos थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा वाई अपॉन एच स्क्वायर इंटू cos थीटा स्क्वायर। जब ये cos थीटा स्क्वायर इसके साथ इंटू होगा तो क्या हो जाएगा cos थीटा क्यू। तो ई आर एस इक्वल टू क्या आ जाएगा आई अपॉन डी स्क्वायर इंटू cos थीटा क्यू। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ई आर एस इक्वल टू हो जाएगा आई अपॉन डी स्क्वायर इंटू cos थीटा क्यू। ठीक, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि ये आपको किस कंडीशन में उपयोगी होगा, यानी यहाँ पे जो फॉर्मूला निकले आएगा आई अपॉन एच स्क्वायर इंटू cos थीटा क्यू। तो डी क्या है आपका, सतह का क्षेत्रफल के मध्य की दूरी, सतह क्षेत्र की ऊंचाई और आई प्रदीपन तीव्रता। देखिए ये फॉर्मूला आपका कब काम आता है, जब ये क्या होता है इस टाइप से आपका वर्किंग प्लेन दिया गया हो। तो आप क्या होते हैं यहाँ पे तो आप सीधा निकाल लेते हैं, क्या निकाल सकते हैं आप कि आई अपॉन डी स्क्वायर इंटू cos थीटा। ठीक, तो यहाँ से निकल आएगा, लेकिन जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा, आई अपॉन डी स्क्वायर इंटू cos थीटा क्यू। तो यहाँ पे आपको केवल इतना फॉर्मूला याद है कि यहाँ पे इल्यूमिनेशन के आपके दो फॉर्मूले निकलते हैं, एक होता है आपका क्या ई इक्वल टू एच आई अपॉन डी स्क्वायर इंटू cos थीटा क्यू, और एक आपका क्या होता है ई इक्वल टू एच अपॉन डी स्क्वायर एच अपॉन डी इंटू cos थीटा क्यू, ये होता है आपका। ठीक, तो यहाँ पर आप ये दो फॉर्मूलों को जरूर याद रखिए। नॉर्मली आपको केवल रिजल्टेंट याद रखना है, कैसे आता है उसका कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आपके एग्जाम में वो नहीं पूछा जाता। तो ये दोनों रिजल्ट को जरूर याद रखिएगा। तो आइए अब हम चलते हैं, यहाँ पे हमारे क्या होते हैं कि जो केवल इल्यूमिनेशन के दो लॉ होते हैं वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। हम अगले टॉपिक पे चलते हैं कि लाइटनिंग स्कीम, यानी हम किस किस टाइप से लाइटिंग करते हैं। तो डायरेक्टली लाइटिंग स्कीम में भी क्लासीफाइड, यानी हमने जो क्या है कि डिफरेंट लाइटिंग है, डिफरेंट लाइटिंग स्कीम्स में भी क्लासीफाइड, यानी हमने जो लाइट है उनको मान जो क्या है 5 हिस्सों में बांटा गया। पहली कौन सी होती है हमारी डायरेक्ट लाइटिंग, इनडायरेक्ट लाइटिंग, सेमी इनडायरेक्ट लाइटिंग, सेमी इनडायरेक्ट लाइटिंग और जनरल डिफ्यूजन सिस्टम। ठीक, तो पहले हम चलते हैं कि डायरेक्ट लाइटिंग क्या होती है। क्या होता है हमारे लाइटिंग के टाइप होते हैं, कभी कभी हम कहीं पे डायरेक्ट लाइटिंग देते हैं, कहीं इनडायरेक्ट देते हैं। तो इस टाइप से क्या होती है हमारे जो टोटल लाइटिंग उनको 5 टाइप में डिवाइड किया गया। तो पहली हमारी कौन सी डायरेक्ट लाइटिंग, तो यहाँ पे लिखा गया एज द नेम इंडिकेट इन फॉर्म ऑफ लाइट, लिखा एज द नेम इंडिकेट इन द फॉर्म ऑफ लाइटनिंग द लाइट फ्रॉम द सोर्स फॉल डायरेक्टली ऑन द ऑब्जेक्टर द सर्फेस टू बी इल्यूमिनेटेड। यानी क्या होता है इस टाइप की लाइट में, जैसे आप नाम से भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे चलेगा डायरेक्ट लाइटिंग। तो यहाँ पे क्या होती है इस लाइटिंग में जो सरफेस पर होता है, जो सरफेस पर होता है हम क्या होता है डायरेक्ट लाइट बेस्ड, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं डायरेक्ट लाइटिंग बोलते हैं। विद द हेल्प ऑफ सेट एंड ग्लोब एंड रिफ्लेक्टर, यानी क्या होता है जैसे मैं मान लेता हूँ इस टाइप की लाइटिंग में क्या होता है हम रिफ्लेक्टर का जरूर यूज करते हैं। ये मेरा बल्ब लगा हुआ है यहाँ पे कोई सा, यानी इस टाइप से कोई बल्ब लगा तो इसके पहले हम क्या रखते हैं ऊपर एक रिफ्लेक्टर लगा कर रखे होती है। जनरली आपने देखे होंगे कहीं ऐसा आपको ये बॉल टाइप का रिफ्लेक्टर मिलता है एक, ठीक, और एक आपको कहीं एक प्लेन रिफ्लेक्टर होती है, यानी किसी भी टाइप के रिफ्लेक्टर हो सकते हैं जो क्या करते हैं एक चमकदार सतह होती है जो क्या करती है पूरे प्रकाश को नीचे की तरफ क्या कर देती है आपतित, यानी कि पूरे प्रकाश को नीचे की तरफ रिफ्लेक्ट कर देती है, ठीक, परावर्तित करती है। तो यहाँ पे क्या होता है विद द हेल्प ऑफ सेट्स एंड ग्लोब एंड रिफ्लेक्टर, यानी हम क्या करते हैं डायरेक्ट लाइटिंग कैसे करते हैं सेट लैब्स एंड ग्लोब की मदद से। मोस्ट ऑफ द लाइटिंग डायरेक्ट इन द lower hemisphere and also the brilliant source of the light kept out the direct line of the vision, यानी क्या होता है जो हमारी मैक्सिमम लाइट होती है वो क्या होती है हेमिस्फीयर, यानी कि हम कुछ इस टाइप से अर्धगोलीय तरीके का रिफ्लेक्टर लगा कर रखते हैं उस पर जो क्या करती है हमें सीधा डायरेक्ट लाइट नीचे वर्किंग प्लेन पर पहुंची। डायरेक्ट इल्यूमिनेशन बाय द लैम्प्स इन सुटेबल रिफ्लेक्टर कैन बी सप्लीमेंटेड बाय स्टैंडर्ड और ब्रैकेट लैम्प्स डेस्क और एडिशनल पेंडेंट एंड आवर काउंटर्स। तो क्या होता है इसके साथ साथ हम क्या करते हैं डायरेक्ट इल्यूमिनेशन के लिए अलग अलग टाइप के, जैसे टेबल के लिए टेबल लैम्प के पीछे जो लगा रहता है रिफ्लेक्टर उस टाइप से, और ब्रैकेट और पेंडेंट टाइप के रिफ्लेक्टर अलग अलग टाइप के रिफ्लेक्टर यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या है द फंडामेंटल पॉइंट वर्थ रिमेंबरिंग इज प्लानिंग एनी लाइटनिंग इंस्टॉलेशन इज द सफिशिएंट यूनिफॉर्म लाइटिंग इज टू बी प्रोवाइडेड एट द वर्किंग और रीडिंग प्लेन। ठीक, तो यहाँ पे हमें क्या है कि मेन जो पॉइंट है नहीं जब हम डायरेक्ट लाइटिंग करते हैं तो हमें क्या बेसिक ये पॉइंट याद रखना चाहिए, हमें ये याद रखना चाहिए कि जहाँ पे आपको ये लाइट पहुँचा तो वहाँ पे सफिशिएंट लाइट पहुँचनी चाहिए इन द वर्किंग प्लेन, और जहाँ पे हम पढ़ रहे हैं रीडिंग प्लेन पे। फॉर दिस पर्पस, यानी कि इसके लिए फॉर दिस पर्पस लैम्प ऑफ सुटेबल साइज हैव टू बी सो लोकेटेड एंड द fronts with the such fitting as the to giving correct degree distribution on illumination at required place, यानी हमें क्या होता है कि इसके लिए जो हमारे लैंप है वो क्या होना चाहिए एक निश्चित दूरी पे या निश्चित ऊंचाई पे लगे होने चाहिए, साथ साथ क्या होना कि हमारे पास एक डिग्री पे, यानी एक ऐसी डिग्री पे लगे हों कि हम उनको इस डिग्री पे लगाना चाहिए जिससे क्या हो कि वो एक प्लेन पर पूरी तरीके से लाइट को फैला सके। मोरेवर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप द लैम्प्स
Identifying clean, otherwise the decrease the efficiency illumination due to dirty bulbs or reflector may amount to 50 to 25 in office and domestic lighting and more industrial areas। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि हमें जो ये चीज़, एक और चीज़ हमें जो पॉइंट याद रखने का है कि हमारे जो बल्ब हैं वो सारे क्लीन होने चाहिए। ऊपर जो रिफ्लेक्टर लगा है वो भी क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा साफ होना चाहिए। वो क्या हो जाएगा, साफ नहीं होगा तो हमारा क्या होगा, डिप्रिकेशन फैक्टर। डिप्रिकेशन फैक्टर में इसको जो पहले डिस्कस कर चुका हूँ डेफिनेशंस में, हमारा क्या होता है, डिप्रिकेशन फैक्टर बढ़ता है। यानी डिप्रिकेशन फैक्टर बढ़ने के कारण क्या हो जाती है, हमारी जो इल्यूमिनेशन है वो क्या होना है, कम होने लगता है। तो हमें ये चीज़ जरूर याद रखनी चाहिए कि जो हमारे क्लीन यानी आसपास का जो वातावरण पूरा साफ हो, दीवारें भी साफ हो तथा रिफ्लेक्टर भी तथा बल्ब पूरे साफ हो। यदि ये नहीं होते तो हमारा क्या होता है, 15 से 20% एफिशिएंसी, 15 से 25% की एफिशिएंसी कम होती है। इन एंड मोर इंडस्ट्रियल एरिया द रिजल्ट ऑफ द फ्यू वीक्स निगलेक्ट डायरेक्ट लाइटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इसी कारण से होता है बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरिया में हम जो करते हैं डायरेक्ट लाइटिंग को इतना करते हैं। तो मोस्ट एफिशिएंट एंड लिवाइबल केस ग्लेयर एंड हार्ड सेट। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमें एक परछाई, गहरी परछाई जनरेट होती है। डायरेक्ट लाइटिंग का सबसे बड़ा जो कॉज वो होता है, क्या होते हैं, हम इसको हानि बोलते हैं, डिसएडवांटेज। तो यहाँ पे आप याद रखिए डिसएडवांटेज क्या होता है। यहाँ पे डिसएडवांटेज जरूर इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट लाइटिंग का डिसएडवांटेज, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है हमारा, कि जो लाइट होती है उस लाइट के साथ क्या होने लगता है, हमारा परछाई भी जरूर बनती है। तो इस परछाई के कारण क्या होते हैं, हम इसका इंडस्ट्रियल वगैरह जहाँ पर ऐसी जगह हो जहाँ पर हम इसको एक दूसरी पर परछाई ना पड़े, जैसे फोटो शूट वगैरह, इन सब एरिया पे हम इन सब लाइटिंग का यूज नहीं करते। डायरेक्ट लाइटिंग का ये नॉर्मली जगह पर यूज किया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये डायरेक्ट लाइटिंग। तो यहाँ पे एक और आपका जो ITI की बुक के अकॉर्डिंग होता है कि इस वीडियो में 90% प्रकाश नीचे, 10% प्रकाश ऊपर जाना चाहिए। यहाँ पे मैं डायरेक्ट लाइटिंग कुछ डायग्राम बनाता हूँ। तो ये हमारा क्या है कि यहाँ पे हमारा बल्ब लगा हुआ है और ये हमारे क्या होता है, रिफ्लेक्टर होती है। यदि हम यहाँ पर रिफ्लेक्टर नहीं लगाएं तो बहुत सारी लाइट ऊपर चली जाएगी। तो हमें तो डायरेक्ट लाइटिंग करनी है। डायरेक्ट लाइटिंग यानी कि पूरी लाइट क्या होनी चाहिए, इस सरफेस की नीचे आनी चाहिए। यदि मेरा वर्किंग प्लेन ये है तो यहाँ पर नीचे आए, इसलिए हम क्या करते हैं, सबकी जगह ये रिफ्लेक्टर लगा के रखते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो उसको दिखाया गया कि इसे जो ग्लोब टाइप के यानी कि जो वॉल टाइप यानी कटोरे टाइप का जो रिफ्लेक्टर होता है उसको जैसे क्या होता है, लगभग 60% डिस्ट्रीब्यूशन नीचे होता है। यानी ये पूरी प्रकाश किरणें वो कुछ इस टाइप से फैल जाती हैं और यहाँ पे ऊपर की तरफ कोई प्रकाश किरण नहीं जाती, उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट लाइटिंग। तो यहाँ पे आपको एक डायरेक्ट लाइटिंग का टाइप बताया गया है। तो हम अपनी अगली लाइटिंग के साइड चलते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा क्या है, इनडायरेक्ट लाइटिंग। तो ये क्या होते हैं, आप बहुत ज़्यादा इजी होता है, आप इसके नाम से एक बार समझ सकते हैं। इज द फॉर्म ऑफ द लाइटिंग लाइट डज नॉट रीच द सर्फेस डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स बट इनडायरेक्टली बट डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जस्ट क्या होता है आपका डायरेक्ट लाइटिंग। इनडायरेक्ट लाइटिंग क्या होती है, आपकी डायरेक्ट लाइटिंग के विपरीत होती है। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे आपने देखा था वहाँ पे, पहले इसका मैं आपको डायग्राम दिखाऊँ जैसे आप जल्दी समझ सके। यहाँ पे क्या होता है कि ये जो रिफ्लेक्टर होते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये बल्ब को ऐसे लगा के रखते हैं कि यहाँ से ऐसा ये मान लेते बल्ब लगा हुआ है, तो यहाँ पे हमने एक रिफ्लेक्टर लगा दिया, यानी पूरी लाइट यहाँ से टकरा के वापस ऊपर जाएगी। या फिर इसका जस्ट अपोजिट भी कर सकते हैं कि हमने यहाँ पे जो बल्ब लगाया था इसके ऊपर हमने क्या किया, एक रिफ्लेक्टर लगा दिया। तो इससे क्या होगा, यहाँ से टकरा के पूरी लाइट इसके नीचे आती है और पूरे में फैलती है। तो यहाँ पे क्या, पहले क्या हो रहा था, हम पूरा लाइट क्या हो रही थी यहाँ से नीचे वर्किंग प्लेन पे लाने की कोशिश कर रहे थे। अब हम क्या करें, जस्ट इसका अपोजिट कर रहे हैं, पूरी लाइट को ऊपर की तरफ कर रहे हैं। तो हमारी कौन सी कहलाती है, इनडायरेक्ट लाइटिंग। तो वही लिखा है, इन दिस फॉर्म ऑफ लाइटनिंग लाइट डज नॉट रीच द सरफेस डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स बट इनडायरेक्टली। यानी क्या होता है, यहाँ पे जो लाइट होती है वो सोर्स पर, यानी यहाँ पर हमारा वर्किंग प्लेन है। इन दिस फॉर्म लाइटिंग डज नॉट रीच सरफेस डायरेक्टली फ्रॉम सोर्स बट इनडायरेक्टली डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। क्या होता है, यानी यहाँ पे जो लाइट है वो डायरेक्ट उसे सरफेस पे ना पहुँच के जो डिफ्यूज़र या हमारे रिफ्लेक्टर होते हैं उसे डिफ्यूज़ होकर नीचे की आती है। द लैम्प आइडर प्लेस बिहाइंड द कॉर्नियर और सस्पेंड ऑफ ई वॉल। यानी क्या होता है, हमारा जो ये होता है लैम्प होता है वो क्या होता है, एक हमारे पूरे बॉल टाइप का क्या होता है, हमारा जो रिफ्लेक्टर होता है उसके अंदर लगा होता है। इन द बोथ केस अ सिल्वर रिफ्लेक्टर which is a circuit for eliminating the strainers and displays beneath the lamp since the indirect lightning wall light on working plane receive for diffuse reflection। तो यहाँ पे आपको बाकी कुछ इंपॉर्टेंट ये जरूर याद रखिए कि यहाँ पे क्या होती है, जो भी हमारी वर्किंग प्लेन पर पूरी लाइट पहुँचती है वो क्या होती है कि जो रिफ्लेक्टर और उससे डिफ्यूज होने के पास पहुँचती है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू कीप द फिटिंग क्लीन। तो यहाँ पर हमें भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि हमारा जो रिफ्लेक्टर है वो हमारा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा क्लीन होना चाहिए। यदि ये क्या हो जाएगा, हमारा डर्टी होगा, फिर से हमारा डिप्रिकेशन फैक्टर बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ से फिर क्या होगा, कम लाइट रिफ्लेक्ट होगी। यदि कम लाइट क्या होगा, आपके रिफ्लेक्टर से रिफ्लेक्ट होकर सरफेस पे आएगी तो हमें क्या होगा, कम लाइट मिलती है। तो यहाँ से क्या होता है, इल्यूमिनेशन कम हो जाता है। वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इनडायरेक्ट लाइटिंग द प्रोवाइड द शैडोलेस इल्यूमिनेशन विच इज़ अ वेरी यूजफुल फॉर ड्राइंग ऑफिस कंपोजिंग रूम एंड in work especially where large machine and other obstruction would cast troublesome shadow if the direct lighting were used। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि इसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक यानी इसका जो मेन फायदा क्या होता है हमारा डायरेक्ट लाइटिंग के कंपेयर में इनडायरेक्ट लाइटिंग का,
कि यहाँ पे क्या होता है, वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक इनडायरेक्ट लाइटनिंग इज द प्रोवाइड द शैडोलेस। यहाँ पे क्या होती है, जो हमारी इनडायरेक्ट लाइटिंग होती है ये क्या करती है हमें शैडोलेस, यानी यहाँ पे जो आपकी परछाई बन रही थी इसमें डायरेक्ट लाइटिंग में वो क्या हो जाता है यहाँ पे पूरी तरीके से गायब हो जाती है। इल्यूमिनेशन विच है वेरी यूजफुल फॉर अ ड्राइंग ऑफिस। तो इसका अप्रोच यूज कहाँ पे किया जाता है, ड्राइंग ऑफिस, कंपोजिंग रूम, यानी जो हमारे स्टूडियो वगैरह होते हैं वहाँ पे, एंड वर्क शॉप स्पेशली वेयर लार्ज मशीन एंड ऑब्स्ट्रैक्ट, यानी हमें क्या होता है बहुत बड़ी बड़ी मशीन है जहाँ पे क्या होती है एक मशीन की परछाई दूसरी मशीन पे पड़ने से वहाँ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, इंस्टेंट लाइटिंग का प्रयोग करते हैं, डियर और शैडो डायरेक्ट लाइटिंग वेयर यूज़। तो यहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे हम ऐसी जगह पर जहाँ पर डायरेक्ट लाइटिंग यूज करने से शैडो बन रही थी और शैडो से हमें बहुत नुकसान हो रहा था, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे बिल्कुल एक्यूरेट लाइट आनी चाहिए, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं फिर इनडायरेक्ट लाइटिंग का यूज करते हैं। तो आपको यहाँ पर इनडायरेक्ट लाइटिंग के ये कुछ रिफ्लेक्टर और टाइप्स दिखे होंगे तो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या होता है, आप इसका जरूर याद रखिए, ये चीज़ याद रखिए। ITI वगैरह में ये पूछा जाता है, लेकिन कुछ आप इंजीनियरिंग की बुक में देखें तो कुछ इस टाइप से मिलता है। अपर डायरेक्शन में 80% लाइट जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है लगभग 90% प्रकाश, क्योंकि हमने इस टाइप से कर देते हैं, ये बल्ब को हमने ऐसे लगा दिया तो पूरा प्रकाश क्या होता है ऊपर की साइड जाता है और डाउनवर्ड सरने के बाद 10% प्रकाश आता है। तो इसी 10% प्रकाश से जैसे क्या होता है हमारी शैडो जनरेट नहीं होती। तो यहाँ पे हम चलते हैं अगला टाइप पे। तो अगला टाइप हमारा कौन सा है, तो चलते हैं अपने अगले टाइप पे। तो अगला टाइप क्या है, सेमी डायरेक्ट लाइट, सेमी डायरेक्ट लाइटिंग। दिस सिस्टम यूटिलाइज luminarize which send the most of the light downward directly on the working plane, but a considerable amount reach the cleaning walls, and also the division is usually 30 watt upwards and 40 watt downward। ये क्या होती है, जो आपके दोनों सिस्टम थे ऊपर की, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लाइटिंग। तो यहाँ पे क्या होता है, इन दोनों को सिस्टम को मिला के हमारे क्या बनाई गई है, ये लाइटिंग का टाइप बनाया गया है सेमी डायरेक्ट लाइटिंग। यानी क्या होता है यहाँ पे पूरी लाइट डायरेक्टली ना पहुँच के कुछ क्या होती है कुछ डिवाइड होकर पहुँचती है। तो यहाँ पे क्या होता है, सर द डिवीजन इज यूजली 30% अपवर्ड एंड 45% डाउनवर्ड। तो यहाँ पे क्या होता है लगभग 30% लाइट क्या होती है आपके ऊपर की डायरेक्शन में जाती है, लेकिन 45% लाइट क्या होती है नीचे की तरफ जाती है, ठीक है। तो सच एज अ सिस्टम इज अ बेस्ट सूटेड टू द रूम विथ हाई क्लीनिंग वेयर हाई लेवल ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन इल्यूमिनेशन इज डिजायरेबल। तो यहाँ पे क्या होता है, इस टाइप की जो लाइटनिंग होती है वहाँ पे क्या होता है, ये रूम वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि क्या होती है सेमी डायरेक्ट लाइटिंग की, कुछ लाइट ऊपर जाए कुछ लाइट नीचे आए। इससे क्या होता है पूरे रूम में लाइट फैलती है और हमारा क्या होता है एक यूनिफॉर्म, यानी हमारे सारे कमरे में क्या होती है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यानी हमारा जो सारे कमरे में क्या होती है लाइट एक यूनिफॉर्म रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड होती है और हमें क्या होता है हर एक कोने में लगभग बराबर लाइट में डिजिटल वाला, ठीक है। तो यहाँ पे अगला है ग्लेयर इन सच यूनिट्स अवॉइड बाय यूजिंग डिफ्यूजिंग globes which not improve the brightness toward the eye level but improve the efficiency of the system with reference to working plane। तो यहाँ पे क्या होता है हम एक डिफ्यूज टाइप का, जैसे हमारी जो लाइटिंग होती है ना, ये जो आपकी डायरेक्ट लाइटिंग है इनडायरेक्ट लाइटिंग, यहाँ पे जो रिफ्लेक्टर होते हैं बहुत ज़्यादा चमकदार होते हैं, यानी यहाँ से लाइट इस साइड जा नहीं सकती। लेकिन हमारे जो डिफ्यूज टाइप के रिफ्लेक्टर होते हैं ये क्या होते हैं हल्के से पारदर्शी होते हैं, यानी यहाँ से थोड़ा थोड़ा सा लाइट बाहर निकल सकती है। तो यहाँ पे क्या होता है डिफ्यूज टाइप के जो रिफ्लेक्टर होते हैं उनका यूज किया जाता है, जिससे क्या होता है हमारे लिए वर्किंग प्लेन पर कुछ ज़्यादा लाइट पहुँचती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेमी डायरेक्ट लाइटिंग का ये टाइप्स दिखाए गए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन अपवर्ड 30 एंड 45%, अपवर्ड डायरेक्शन 30% एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन 45%। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेमी डायरेक्ट लाइटिंग के टाइप्स हैं ये। और यहाँ पे आप अगला याद रखिए ITI की बुक के अकॉर्डिंग इस वीडियो में 60 से 90% प्रकाश नीचे की ओर आता है, यानी जो 60 से 90% जो लाइट है वो नीचे की तरफ, तो 10% लाइट क्या होती है ऊपर की तरफ जाती है। तो यहाँ पे हम अगला टाइप पे चलते हैं अपना कौन सा, सेमी इनडायरेक्ट लाइटिंग। तो यहाँ पे आप देखिए सेमी इनडायरेक्ट लाइटिंग, इफ दिस सिस्टम विच इन अफेक्ट कंप्रेस बिटवीन द फर्स्ट टू सिस्टम ऑफ द लाइट पार्टली रिसीव बाय डिफ्यूज रिफ्लेक्शन एंड पार्सली डायरेक्ट फ्रॉम द सोर्स सच एज अ सिस्टम। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमें जो ऊपर के दो सिस्टम उन्हीं को जो मॉडिफाई करके ये सिस्टम बनाया गया सेमी डायरेक्ट लाइटिंग। इसमें क्या होती है कि कुछ लाइट डायरेक्टली सरफेस पे जाती है, लेकिन कुछ लाइट जो क्या होती है हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए द लाइट पार्सली रिसीव बाय अ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन एंड पार्सली डायरेक्ट फ्रॉम द सोर्स, यानी क्या होते हैं कुछ लाइट क्या होती है जो वर्किंग प्लेन है वहाँ पे डायरेक्ट पहुँचती है, कुछ लाइट जो होती है वो उसके रिफ्लेक्टर से डिफ्यूज होते हुए, यानी उस रिफ्लेक्टर से गुजरते हुए कम पहुँचती है। सच अ सिस्टम देयर फॉर एलिमिनेट द ऑब्जेक्शन ऑफ इनडायरेक्ट लाइटनिंग मेंटेन द एबव। तो यहाँ पे क्या आते हैं जो भी आपका ये सिस्टम इसमें जो इनडायरेक्ट लाइटिंग में जो भी क्या आते कमियाँ थी उनको क्या किया, इनको दूर करके लाइटिंग बनाई गई। इसी तरह यूजिंग ऑब्क्यू वॉल विद रिफ्लेक्टर, यहाँ पे भी क्या होता है कि कटोरे के आकार का रिफ्लेक्टर का यूज किया जाता है। ट्रांसुलेंसेंट वॉल विदाउट रिफ्लेक्टर आर यूज, मोस्ट ऑफ द लाइट इज बिफोर डायरेक्ट अपवर्ड टू क्लीनिंग डिफ्यूज रिफ्लेक्शन एंड द रेस्ट रीच द वर्किंग प्लेन डायरेक्टली एक्सेप्ट फॉर द
सम एब्जॉर्प्शन बाय द बॉल। तो यहाँ पे क्या होता है, जो आपके ये चीज़ यूज की जाती है, यहाँ पे कोई रिफ्लेक्टर नहीं होता। यहाँ पे जो बॉल लगा दिया जाता है सर, और इसी में हम क्या लगा देते हैं, लाइट लगा देते हैं। तो यहाँ पे क्या होती है, लाइट बिना एब्जॉर्ब हुए यहाँ पे फैलती है। तो यहाँ पे क्या होता है, इस टाइप से इसमें ग्लेयर भी नहीं बनता और पूरी लगभग बहुत सी लाइट क्या हो जाती है, नीचे की तरफ आती है। तो ये हमारी कौन सी कहलाती है, सेमी डायरेक्ट लाइट, सेमी इनडायरेक्ट लाइटिंग। यहाँ पे क्या होता है, हमारी कौन सी कहलाएगी, सेमी इनडायरेक्ट लाइटिंग। यानी जो हम इनडायरेक्ट लाइटिंग में पूरी लाइट को क्या कर रहे थे, ऊपर की तरफ कर रहे थे। अब क्या कर रहे थे, हमने यहाँ पे एक डिफ्यूज टाइप का रिफ्लेक्टर लगा दिया, जो क्या रहा था, बहुत सारी लाइट को यहाँ पे फैला देता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये हमारी कौन सी कहलाती है, सेमी इनडायरेक्ट लाइटिंग। इसके बाद हमारी अगली आती है जनरल सिस्टम लाइटिंग। इन दिस सिस्टम द आर एम्प्लॉयड विच ऑलमोस्ट इक्वल लाइट डिस्ट्रीब्यूशन डाउनवर्ड एंड अपवर्ड एज सोन इन द फिगर। तो ये हमारी बहुत ज़्यादा जनरल पर्पस जो हमारे आपको घरों वगैरह में जनरल देखने मिलती है। तो ये हमारी कौन सी कहलाती है, जनरल पर्पस लाइटिंग। तो आपकी कौन सी कहलाएगी, ये जनरल पर्पस लाइटिंग। इस लाइटिंग में क्या होता है, डायरेक्ट हम ऐसा सीधा बल्ब लगा लेते हैं और हमारे नीचे आती है। लगभग इसमें क्या होता है, लगभग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती है, ऊपर भी लाइट जाती है, नीचे भी लाइट जाती है, वो पूरा फैल जाता है। जिससे हमारा नॉर्मल कंडीशन यूज करते हैं। और आपकी जो ऊपर की सारी मैटर है सब हमेशा या ड्राइंग रूम वगैरह या कुछ शोरूम वगैरह में, ये सब आपकी इनडायरेक्ट लाइटिंग या डायरेक्ट लाइटिंग, सेमी डायरेक्ट लाइटिंग, सब लगभग शोरूम वगैरह में या वर्किंग प्लेन वर्कशॉप वगैरह में किया जाता है। तो यहाँ पे मैं अगले आपको दिखा रहा हूँ इल्यूमिनेशन रिक्वायर्ड फॉर अ डिफरेंट पर्पस। क्या होता है, हमारा जो हर एक पर्पस यानी हर एक कार्य के लिए हमें अलग अलग टाइप की लाइट की जरूरत होती है। किसी काम में हमें कम लाइट की आवश्यकता होती है, किसी काम में हमें ज़्यादा लाइट की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे कुछ टाइप्स दिए गए हैं जो आपको जरूर एग्जाम में पूछते आते हैं, उसको आप जरूर याद रखें। इसकी जो रीडिंग होती है वो लगभग हर एक बुक में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो उसको ज़्यादा आप माइंड मत करें। तो यहाँ पे आपका जो पहला है, पहला आपके लिए कितना, यानी कि आपके लिए किस काम के लिए कितना वो चाहिए होगा। तो आप इसका जरूर स्क्रीनशॉट ले लें। मैं आपको ये पूरी टेबल दिखा देता हूँ एक बार, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे आप इसको नोट कर सकें। तो यहाँ पे आपका पहला है कि प्रिसीजन वर्क डिस्प्ले टास्क रिक्वायर्ड रैपिड डिस्क्रिमिनेशन एक्स्ट्रा फाइन मशीन वर्क अराउंड नीडल्स ऑफ अ स्विंग मशीन, सिलाई मशीन वगैरह। और जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेट कार्य करना हो तो हमें कितना चाहिए होगा, ज़्यादा कार्य करना तो हमें ज़्यादा लाइट की वजह नहीं की, अब 500 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर, यानी 500 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा चाहिए। ठीक, इसके बाद फाइन इंग्रेविंग इंस्पेक्शन फॉर फाइन डेट हैविंग लो कांस्टेंट, यानी हमें कुछ ऐसा करना हो, कुछ ऐसी चीज़ करना हो जहाँ पर लगभग लो कांस्टेंट यानी ज़्यादा कुछ ध्यान लगाने की आवश्यकता ना हो, तो हम क्या कर सकते हैं, कम इल्यूमिनेशन की वजह 200 से 500। इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रूफ रीडिंग। तो ये आप इसका जरूर याद रखिए, बार बार पूछा जाता है कि कहाँ पर ज़्यादा लाइट की आवश्यकता होगी। तो ये प्रूफ रीडिंग है। प्रूफ रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रूफ रीडिंग ड्राइंग, सबस्टेशंस, सस्टेन रीडिंग, फाइन असेंबलिंग, स्किल्ड बेंच वर्क, ड्राइंग ऑफिस एंड आर्ट एग्जीबिशन, यूजुअल रीडिंग, यानी जहाँ एग्जीबिशन वगैरह हो, ऑफिस वर्क के लिए हमें कितना ल्यूमेन की आवश्यकता होती है। सॉरी, यहाँ पे केवल बेंच वर्क तक के लिए कितना होता है आपका 100 से 200 ल्यूमेन तक। इसके बाद है ड्राइंग ऑफिस आर्ट एग्जीबिशन एंड यूजुअल रीडिंग, यानी नॉर्मल पढ़ने के लिए हमें कितनी 60 से 100 ल्यूमेन प्रति मीटर की 100 ल्यूमेन पर मीटर की आवश्यकता, मीटर स्क्वायर की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे इल्यूमिनेशन या E=F/A में रीडिंग दी गई है। ठीक है, यानी यहाँ पे लक्स, इसी को हम क्या बोलते हैं, E=F/A, यानी ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर लिख लो, या आप इसको लक्स भी लिख सकते हैं, लक्स। ठीक, तो यहाँ पे रहता है क्लोज अटेंशन एंड फाइन डिटेल्स, यानी कि ज़्यादा कुछ अटेंशन या जरूर को ध्यान की जरूरत ना हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 40 से 60 ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक, इसके बाद है यूजुअली ऑब्जर्वेशन एज इन बेड रूम, वेटिंग रूम एंड ऑडिटोरियम। तो ऑडिटोरियम एंड जनरल लाइटनिंग इन फैक्ट्रीज, तो यहाँ पे कितनी आवश्यकता होती है, 20 से 40 ल्यूमेन। हॉस्पिटल, यार्ड, वार्ड, रेलवे प्लेटफॉर्म और कॉरिडोर्स, ये आपका रेलवे प्लेटफॉर्म भी याद रखिए, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछा गया। तो यहाँ पे 5 से 10 ल्यूमेन की आवश्यकता होती है। और आप ये प्रूफ रीडिंग, यदि आपको कहीं भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किसमें सबसे ज़्यादा लाइटनिंग या जो ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर की आवश्यकता होगी, तो आप जरूर वहाँ पे आंसर क्या लगाइएगा, प्रूफ रीडिंग। ये प्रूफ रीडिंग यहाँ बार बार क्वेश्चन भी है और यहाँ पे आंसर भी क्या होता है आपका, प्रूफ रीडिंग। ये तो अगला ही चलते हैं हमारे कौन सा, आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। हमने जब पहला लेक्चर लिया तो हमने डिस्कस किया था कि लाइटनिंग के क्या होते हैं। लेक्चर हम डिस्कस किया था कि इल्यूमिनेशन के हमने 2 सोर्स डिस्कस किए थे, एक होते हमारे आर्टिफिशियल सोर्स और कुछ सोर्स थे हमारे जो कहते हैं नेचुरल सोर्स थे। तो यहाँ पे क्या होते थे, नेचुरल सोर्स क्या आते हैं हमारे, जैसे सूर्य वगैरह, जहाँ से हमें डायरेक्टली लाइट मिलती है। ठीक, और उसके बाद हमारे आर्टिफिशियल सोर्स हमारे 2 टाइप के हो गए थे। एक हमारे जो कुछ सोर्स जैसे हमारे ऑयल जलाकर या किसी भी चीज़ से हम क्या कर सकते थे, लाइट को प्रयोग कर सकते थे। लेकिन हम यहाँ पे केवल किसको स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिक सोर्स को। तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं कि आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट, और सारे ये सोर्स किसके थ्रू होंगे, इलेक्ट्रिक के थ्रू। डिफरेंट मेथड ऑफ द प्रोड्यूसिंग लाइट बाय इलेक्ट्रिसिटी में इन बोर्ड सेंस वी डिवाइडेड इन 3 ग्रुप्स। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको जो मेनली यहाँ पे जो जितने भी आर्टिफिशियल लाइट सोर्स हैं, इलेक्ट्रिक आर्टिफिशियल लाइट सोर्स हैं, उनको हमने क्या किया, मेनली 3 टाइप में डिवाइड करके रखा है। पहला कौन सा है, बाय टेम्परेचर इनकैंडिसेंस। ये हमारे कौन से इंडिकेटर, हमारे कौन सा इनकैंडिसेंट। ठीक है, इन इस मेथड हम करते क्या है, इन दिस मेथड एन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द फिलामेंट ऑफ द थिन वायर प्लेस वैक्यूम और एन इनर्ट गैस। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम क्या करते हैं, किसी भी फिलामेंट में से
ठीक, जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो, उससे उसके थ्रू क्या करते हैं, करंट को फ्लो कराते हैं। जैसे हम करंट को फ्लो कराते हैं और क्या होता है, वहाँ पर ऊष्मा जनरेट होती है। और ये क्या होता है, इसको हम कहाँ पर रखते हैं, इस वायर को हम कहाँ पर रखते हैं, ये जरूर याद रखिए, इस वायर को हम रखते हैं किस पे, इनर्ट गैस के बीच में। कभी कभी वहाँ पे वैक्यूम होता है, यदि हम वहाँ पे क्या रखें, वायु को रखेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा जो फिलामेंट है उसमें संचारण होने लगता है। ठीक, तो अगला है द करंट जनरेट थ्रू द हीट राइज टेम्परेचर टू द फिलामेंट टू ल्यूमिनोसिटी। ठीक है, इल्यूमिनेशन ठीक है, तो यहाँ पे आप देखा रहता है करंट, जब क्या होता है कि करंट उस फिलामेंट में से गुजर रहा है तो क्या होता है, वहाँ पे हीट जनरेट होती है। और जब बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है तो क्या होता है, कोई भी चीज़ को हम बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे तो वो गर्म होने ऊष्मा के साथ हमें करेगी प्रकाश भी देती है। तो उसी टाइप का जो फंडा है यहाँ पे यूज किया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारी लाइट जो है लगभग 70 से 80% या 90% तक का जो हमारा एनर्जी है वो किसमें, केवल हीट में प्रोड्यूस होता है। केवल हमें 8-10 से 15% ही क्या होता है, केवल लाइट के फॉर्म में मिलता है। तो यहाँ पे इसका लॉस बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसका यूज आजकल बहुत कम किया गया है। इनकैंडिसेंट टंगस्टन फिलामेंट लैम्प आर एग्जांपल ऑफ द दिस टाइप ऑफ सेंस, देयर आउटपुट डिपेंड द टेम्परेचर ऑफ देयर फिलामेंट, देयर आर नोन एज आर टेम्परेचर रेडिएटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इसके अंदर जो इसका सबसे बेस्ट यहाँ पर एग्जांपल होता है टेम्परेचर इनकैंडिसेंस का। इनकैंडिसेंट लैंप होते हैं, जैसे हमारे टंगस्टन फिलामेंट लैंप, कार्बन फिलामेंट लैंप, और टंगस्टन फिलामेंट हमारे कितने, 2 टाइप के हो जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, इसका जो बहुत ज़्यादा इसको हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर रेडिएटर्स भी बोलते हैं। ठीक, अगला हमारा कौन सा भाई, स्टेप्लेसिंग एन आर्क ऑफ द 2 कार्बन इलेक्ट्रोड द सर्फेस ऑफ द लाइट इन देयर केस इन इनकैंडिसेंट इलेक्ट्रोड्स। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है हमारा, देखिए आप एक चीज़ याद रखिए, जब क्या होता है, मान लेते ये मेरे 2 पॉइंट जुड़े हुए हैं, इनमें से डायरेक्ट करंट फ्लो रही, मैं क्या करता हूँ, इन दोनों पॉइंट के बीच में बहुत ही हल्का सा गैप रखता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे इस हल्का पे गैप रखा तो इसके अंदर की वायु क्या हो जाएगी आपकी, इसके अंदर की वायु जो होती है वो क्या होने लगती है, आयनित होने लगती है। क्या हो जाएगी आपकी वायु, आयनित होगी। जब ये वायु आयनित होती है तो क्या होती है, एयर के साथ जाके फ्रिक्शन करेगी, यानी एयर के जो अणु उनसे टकराती है, और जैसे इनसे टकराती है तो क्या होती है, स्पार्किंग होती है। तो इस स्पार्किंग की वजह से क्या होता है, एक लाइट जनरेट होती है, और यही हमारे कौन से कहलाते हैं, कार्बन आर्क लैंप। तो यहाँ पर हम करते हैं इन दिस द आर्क बिटवीन द कार्बन इलेक्ट्रोड, यानी हमारे कहते हैं 2 कार्बन इलेक्ट्रोड होते हैं, तो सोर्स ऑफ द लाइटर इन देयर केस द इनकैंडिसेंट इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे मेनली होते हैं 2 इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है, जिनको हम बहुत कम दूरी पर रखते हैं, या पहले इनमें कुछ ऐसा मैकेनिज्म होता है, पहले हम दोनों को टच कर लेते हैं। यानी मैं मान लेता हूँ कि ये मेरे पास पहले 2 क्या होते हैं, कुछ ये दोनों इलेक्ट्रोड कुछ ऐसे जुड़े होते हैं, और एक बार क्या होता है इनमें करंट फ्लो होता है। फिर हम क्या करते हैं, इस मैकेनिज्म से हल्का सा इनको बीच में डिफरेंस जनरेट कर देते हैं, और जैसे इनमें डिफरेंस जनरेट होता है क्या होता है, यहाँ पे आर्क जनरेट होती है, और इसी आर्क की वजह से क्या होता है, हमें लाइट मिलने लगती है। तो यहाँ पे कौन सा होता है, हमारे कार्बन आर्क लैम्प। इसका एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कार्बन आर्क लैम्प। तो कार्बन आर्क लैम्प कहाँ पे यूज किए जाते हैं, सिनेमा प्रोजेक्टर्स में। ये अगला है हमारा कौन सा, डिस्चार्ज लैम्प। इन दिस केस लैम्प्स गैस आर वेपर इज मेड ल्यूमिनस बाय इल्यूमिनेशन बाय इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू डैम। यानी क्या होता है, हमारा जो लैंप यानी गैस फील्ड लैंप होते हैं हमारे कौन सा है, गैस डिस्चार्जिंग लैंप। तो इसमें हमारे मेले आते हैं ट्यूबलाइट, CFL वगैरह। इनमें क्या होती है, एक अक्रिय गैस भरी होती है, जिनको जैसे हम इनमें क्या होती है, हाई वोल्टेज इम्पल्स करते हैं तो क्या करता है, गैस आयनित हो जाती है, और इस गैस आयनित होने के अणु, इसके जो अणु होते हैं वो एक दूसरे टकराते हैं और लाइट जनरेट करते हैं। द कलर ऑफ इंटेंसिटी लाइट कैंडल पावर इमिटेड डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द गैस एंड और वेपर ओनली। यानी जो उसका जो कलर है और लाइट की इंटेंसिटी है हमेशा किस पर डिपेंड करती है कि हमने उसमें किस टाइप की वेपर भरी है और किस नेचर के गैस है। यानी अक्रिय गैस कौन सी, आर्गन, नाइट्रोजन टाइप्स के होते हैं। हम अलग अलग टाइप की गैसें भी इसके अंदर, जैसे आपकी नियॉन ट्यूब आप देखिएगा तो वहाँ पर अलग अलग टाइप की गैस होती है, जिससे हमें अलग अलग कलर मिलता है। जब हम आपको नियॉन ट्यूब पढ़ाएंगे तो उसको जरूर डिस्कस करेंगे, और आपको पूरा लिस्ट भी बताऊंगा मैं कि किस गैस से कौन सा कलर होता है। इट शुड बी पर्टिकुलर नोटेड दिस द डिस्चार्ज लैंप आर luminescent लाइट लैंप एंड डू नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर फॉर अ हायर एफिशिएंसी। ठीक है, तो यहाँ इस टाइप के जो लैंप होते हैं वो क्या होते हैं, मेनली टेम्परेचर पर ज़्यादा डिपेंड नहीं करते। एक बार इनकी गैस अगर आयनित हो जाती है तो ये हमको लाइट देते रहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे वही लिखा है, इन दिस रिस्पेक्ट दे डिफर रेडिकली फ्रॉम द इनकैंडिसेंट। तो इस टाइप से क्या होती है, बहुत ज़्यादा जो हमारे इनकैंडिसेंट होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा अलग होते हैं, और उनकी एफिशिएंसी भी क्या होती है इनकैंडिसेंट लैंप की कंपेयर में बहुत ज़्यादा होती है। मर्क्यूरी वेपर लैंप, सोडियम वेपर लैंप, नियॉन गैस लैंप एंड फ्लोरोसेंट लैंप आर एग्जांपल ऑफ द लाइट। तो हमारे जो मर्क्यूरी वेपर लैंप, सोडियम वेपर लैंप और नियॉन गैस लैंप और फ्लोरोसेंट लैंप मतलब कि हमारा मर्क्यूरी वेपर लैंप के अंदर ही आता है। लो प्राइस मर्क्यूरी वेपर लैंप का फ्लोरोसेंट लैंप, और नॉर्मल भाषा हम क्या बोलते हैं इसको, ट्यूबलाइट आर एग्जाम्पल ऑफ लाइट सोर्स बेस्ड ऑन डिस्चार्ज टॉर्च गैसेस एंड पेपर। तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे टॉर्चेस और गैस जितने भी पेपर पर वर्क करते हैं वो हमारे किस में आते हैं, डिस्चार्ज लैंप पे। तो यहाँ पे हमने पहले 3 टाइप डिपेंड किया है हमारा कौन सा आर्टिफिशियल लाइट को जनरेट करने के लिए,
कि एक तो हम टेम्परेचर के थ्रू कर सकते हैं, दूसरा हमारा क्या है कि आर्क जनरेट करके हम आर्क करते हैं तो वहाँ पे क्या होती है, एक लाइट जनरेट होती है। ठीक, इस सब का नॉर्मली उपयोग सिनेमा प्रोजेक्टर वगैरह में किया जाता है आर्क वाले का। और अगला कौन सा हमारा डिस्चार्ज लैम्प, जो हमारे बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। और इसके साथ साथ हमारा नया टाइप भी आया कौन सा, सेमीकंडक्टर, जिसमें क्या है हमारी एलईडीज वगैरह, और जो क्या हो रही है बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी है, इनका प्रयोग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और हमारे डिस्चार्ज लैम्प, कार्बन आर्क लैम्प, इन सब का प्रयोग धीरे धीरे बहुत कम होते जा रहा है। और हमारे जो इनकेंडिसेंट लैम्प, इन सब का यूज तो बहुत खत्म हो गया, एक बार लोड के रूम में करते हैं। तो आइए हम आपको अगला पॉइंट, अगला टॉपिक हमारा जो अगले यहाँ से हमारे क्या होते हैं अब लैंप, यानी हमारे जो लैंप हम उनको मेनली कितने टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे डिवीजन बताया। यहाँ पे हमारा जो पहला है कौन सा आपका उद्दीपित लैंप। ठीक है, तो लैंप क्या होते हैं हमारे, लैंप को हमने मेनली यहाँ पे 4 टाइप में डिवाइड करके रखा है। उद्दीपित लैंप, एक हमारा गैस डिस्चार्ज लैंप, दूसरा नियॉन लैंप, कार्बन आर्क लैंप और अन्य लैंप। ठीक, यानी जो भी ये बचे हुए लैंप है हम कितने ला लेंगे, इसमें लेके आएंगे। ठीक है, तो आपके लिए कौन सा दिया गया उद्दीपित लैंप। तो उद्दीपित लैंप हमारे वो ये कौन से, इनकेंडिसेंट लैंप। ठीक, तो पहले मैं आपको इसके पूरा डिवीजन बता दूँ, उसके बाद मैं आपको एक का मतलब बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आता है, पहला हमारा कार्बन फिलामेंट लैंप और एक क्या होता है धात्विक फिलामेंट लैंप। और ये धात्विक फिलामेंट लैंप हमारे क्या हो जाते हैं, 2 टाइप हो जाते हैं, वैक्यूम टाइप धात्विक फिलामेंट लैंप और गैस फील्ड धात्विक फिलामेंट लैंप। इसके बाद हमारे कौन से आते हैं, गैस डिस्चार्ज लैंप। गैस डिस्चार्ज लैंप हमारे 2 टाइप के होते हैं, सोडियम वेपर लैंप और मर्क्यूरी वेपर लैंप। और सोडियम वेपर लैंप 2 टाइप के होते हैं, हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप और लो प्रेशर मर्क्यूरी वेपर सोडियम वेपर लैंप। ठीक, तो यहाँ पे हल्का सा लो प्रेशर फ्लोरोसेंट लैंप या लो प्रेशर सोडियम वेपर लैंप लिखा है यहाँ पे। ये फ्लोरोसेंट लैंप आप यहाँ पे याद मत रखिए, फ्लोरोसेंट लैंप केवल हम किसको बोलते हैं, लो प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैंप। ठीक, तो यहाँ पर फिर मर्क्यूरी वेपर लैंप हमारे 2 टाइप के हो जाते हैं, हाई प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैंप और लो प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैंप। लो प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैंप हम क्या बोलते हैं, ट्यूबलाइट बोलते हैं। इसके बाद हमारा एक आता है कार्बन आर्क लैंप और अगला हमारा एक और क्या होता है, नियॉन साइन ट्यूब। नियॉन साइन लैंप कहाँ यूज करते हैं, टेस्टर वगैरह में जो होता है उसके रेटिंग आपको याद होना चाहिए, 5 वाट का होता है लगभग। और ये सब हमारे एडवर्टाइजमेंट वगैरह में यूज होता है। और अगला होते हैं हमारे कार्बन आर्क लैंप, जिसके बाद में आपको कार्बन आर्क लैंप में थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि 2 कार्बन इलेक्ट्रोड को बहुत ज़्यादा कम डिस्टेंस पर रख के आर्क को जनरेट किया जाता है, जिससे हमें लाइट मिलती है। और इनका यूज हम कहाँ पे करते हैं, सिनेमा प्रोजेक्टर वगैरह में। इसके बाद हमारा कौन सा है, अन्य लैंप। ठीक, और उसके बाद हमारे ये दो लैंप, अन्य लैंप में हमारे हेलोजन लैंप आते हैं, जिनमें क्या होते हैं, इसमें भी टंगस्टन का फिलामेंट होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ल्यूमेन जनरेट करते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी की, यानी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वर्क कर सकते हैं, क्योंकि इनमें क्या होती है, हेलोजन गैसें भरी होती हैं। इसके बाद हमारा CFL, और ये भी हमारा क्या होता है, CFL भी एक मर्क्यूरी वेपर लैंप, वो भी कौन सा, लो प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैंप होता है। और उसके बाद हमारे कुछ डेकोरेटिव लैंप आते हैं, जैसे LED वगैरह, उनको हम डेकोरेटिव लैंप में पढ़ेंगे। तो आज हमारा पहले मैं बताता हूँ डीपिट लैंप। तो डीपिट लैंप ऐसे लैंप होते हैं, ठीक है, डीपिट लैंप को मैं केवल इसी लेक्चर में कंप्लीट करने वाला हूँ। और एक गैस डिस्चार्ज लैंप मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊँगा, तो जरूर उस लेक्चर को देखिएगा। और इस टाइप से मैं उसके बाद उसकी 4th लेक्चर में मैं आपके लिए 3rd लेक्चर में पूरी लैंप कंप्लीट कर लूँगा। और अगले लेक्चर में आपको इल्यूमिनेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा है, गैस डिस्चार्ज लैंप। तो गैस डिस्चार्ज लैंप क्या होता है, वही जो आपने सेकंड वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ा था कि गैस को डिस्चार्ज करके, यानी हम इनमें क्या होती है, गैस भरी होती है, एक्टिव गैसें भरी होती हैं, जिनको हम क्या करते हैं, हाई वोल्टेज इंपल्स करते हैं, गैस डिस्चार्ज हो जाती हैं। तो जहाँ पर क्या होता है, सोडियम वेपर का यूज किया जाए गैस के रूप में, सोडियम वेपर का, तो वो कौन सा, सोडियम वेपर लैंप। और जहाँ पर वेपर के रूप में मर्क्यूरी का प्रयोग किया जाए, हमारे कौन सा, मर्क्यूरी वेपर लैंप। अब आप जब यहाँ पे जाइएगा तो ये क्या होते हैं, हाई प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैंप और हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप, 3 टाइप के और हो जाते हैं। MA जो इस ग्राफ में दिए नहीं गए हैं, MA, MAT और MB, यानी इस टेबल में नहीं दिए गए हैं। तो ये क्या होते हैं, हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप इस टाइप के होते हैं, और मर्क्यूरी वेपर लैंप इतने टाइप के होते हैं, MA मर्क्यूरी आर्गन टाइप टंगस्टन एंड मर्क्यूरी बायोनाइट कैप टाइप। तो यहाँ पे 3 टाइप के और हो जाते हैं। तो इन 3 टाइप को भी मैं इनको लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप यहाँ पे मैं कुछ क्वालिटी बता देता हूँ कि MAT, आप इस MAT को जरूर याद रखिए। ये ऐसा लैंप होता है जो AC और DC दोनों पे चल सकता है, और इसमें कोई भी चोक की जरूरत नहीं होती। और ये कौन सा होता है, आपका गैस डिस्चार्ज लैंप होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लैंप है, MAT मर्क्यूरी आर्गन टंगस्टन टाइप। तो चलिए हम चलते हैं, आपका जो पहला लैंप है इनकेंडिसेंट लैंप। तो इनकेंडिसेंट लैंप हम किसको बोलते हैं, ऐसे लैंप जो क्या होते हैं, प्रकाश के साथ साथ ऊष्मा को भी उत्सर्जित करते हैं, क्या कहलाते हैं, हमारे इनकेंडिसेंट लैंप या उद्दीपित लैंप कहलाते हैं। तो जरूर याद रखिए, इनकेंडिसेंट लैंप हमारे कौन से होते हैं, जो प्रकाश भी दें साथ साथ, यानी ऐसे ब्लैक जो हमारे साथ हीट के साथ साथ ऊष्मा भी दें। आप नॉर्मल वालों को देखिए, नॉर्मल टंगस्टन बल्ब और जो हम लेके आते हैं 10 रुपये या 20 रुपये में, तो वही बल्ब है, वो बल्ब को जब आप देखते हैं जलता है तो वो क्या होता है, गर्म ही हो जाता है बहुत ज़्यादा बल्ब। तो क्या करता है, ये प्रकाश तो उत्पन्न करता है, साथ साथ क्या देता है, हमको ऊष्मा भी देता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इनकेंडिसेंट लैंप या उद्दीपित लैंप। इसके बाद हमारा अगला कौन सा है, कार्बन फिलामेंट लैंप। तो इस फिलामेंट लैंप में क्या होता है, इस लैंप में कार्बन का फिलामेंट प्रयोग किया जाता है। इस कार्बन, तो चलिए मैं पहले आपको इसका डायग्राम दिखा देता हूँ। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, डीपिट लैंप में जैसे मैं यहाँ पे आपको बता ही चुका था कितने टाइप होते हैं, कार्बन फिलामेंट लैंप और धात्विक फिलामेंट लैंप। ठीक, तो पहले हम कौन सा पढ़ने वाले हैं, कार्बन फिलामेंट लैंप। तो कार्बन फिलामेंट लैंप का मैं आपको नीचे डायग्राम दिखा देता हूँ। तो ये कार्बन फिलामेंट लैंप क्या होता है, आपको दिखने में कुछ ऐसा होता है। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, कार्बन फिलामेंट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा।
तो यहाँ पे देखिए कार्बन फिलामेंट लैंप, ये हमारे क्या होता है कॉन्टैक्ट पॉइंट होती है। ये लैंप आपने जनरली देखा होगा। और एक होता है हमारे एक कांच का पूरा आवरण होता है। इस कांच के आवरण के अंदर क्या होता है वैक्यूम होता है। और यहाँ पे कुछ छेद दिखेगा आपको, जब बहुत ज़्यादा ध्यान से प्रैक्टिकली देखेंगे। और इसी के थ्रू हम क्या करते हैं, इस छेद के थ्रू इसको पूरा वैक्यूम करके इसको सील कर देते हैं। तो क्या होता है कांच के बल्ब के अंदर क्या होता है वैक्यूम होता है। इसी वैक्यूम की वजह से क्या होता है जब भी बल्ब फूटता है तो इसके अंदर बहुत तेजी से एयर जाती है। उसी वजह से क्या होती है हमारी बल्ब बहुत तेज फूटने पर आवाज़ करता है। क्योंकि क्या होता है अंदर वैक्यूम है बाहर एयर है। जब बहुत ज़्यादा प्रेशर से एयर अंदर जाती है तो क्या होता है हमारा बल्ब फूटने में बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है। तो यहाँ पे हमारा क्या है इसमें कार्बन फिलामेंट होता है। यानी ये जो हमारा फिलामेंट है किसका बना होता है कार्बन का बना होता है। कार्बन के साथ साथ हम यहाँ पे दो मटेरियल यूज करते हैं। एक होता है टेंटेलम और एक और क्या होता है हमारा ऑस्मियम। ठीक है, और कार्बन और एक हमारा कौन सा हो जाता है टंगस्टन। तो नॉर्मली जो होती है कार्बन और टंगस्टन का उपयोग किया जाए। टेंटेलम और ऑस्मियम अब खत्म हो गए हैं यूज होना। तो यहाँ पे जो क्या है इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है ये स्तंभ बना हुआ है। यानी इसी स्तंभ पे क्या होता है हमारा जो स्टैंड बोलते हैं इसको, इसी स्टैंड पे क्या होता है हमारा कार्बन फिलामेंट लगा होता है। ठीक है, जहाँ से कुछ ऐसे ये तो ये हमारे कौन से कहलाते हैं सपोर्टिंग वायर कहलाते हैं। ये जो दो वायर आपको दिख रहे हैं ये क्या है आपके सपोर्ट वायर हैं। ठीक है, हमारी कैप होती है और एक कॉन्टैक्ट पॉइंट होते हैं। और ये पूरा क्या होता है कांच का बना होता है जिसपे क्या होता है पूरा लगा होता है। ठीक, जैसे हम कॉन्टैक्ट को लगाते हैं तो इससे क्या होता है यहाँ से करंट इसके थ्रू एक करंट पास होता है। और इस करंट थ्रू के पास होने से क्या होता है हीट जनरेट होती है और ये बल्ब क्या हो जाता है जलना चालू हो जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं इससे कुछ पॉइंट होते हैं जो अक्सर एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस लैंप में कार्बन फिलामेंट का प्रयोग किया जाता है। जब कार्बन फिलामेंट में से धारा गुजरती है तो जूल के नियम के अनुसार हीट व प्रकाश उत्पन्न करते हैं। जैसे हम क्या करेंगे इससे करंट को फ्लो कराएंगे तो ये हीट जनरेट करेगा और उस हीट के थ्रू क्या होगा प्रकाश बनेगा। ठीक, इसके बाद इसमें वायु रहित कांच के बल्ब के अंदर एक कार्बन फिलामेंट को रखा जाता है। यानी वायु रहित की बात यानी यहाँ पे क्या है वैक्यूम। यानी जो हमारा कांच होता है उसको हम क्या करते हैं पूरा वैक्यूम कर देते हैं। तो उसी वैक्यूम में हम क्या करते हैं इस कार्बन के फिलामेंट को रखते हैं। ठीक, इस वायु रहित कांच ठीक है फिलामेंट को सहारा देने के लिए कांच के स्तंभ का प्रयोग किया जाता है तथा तार का प्रयोग किया जाता है। तो आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कि ये हमारा क्या है ये कांच का स्तंभ और ये हमने क्या दो सपोर्टिंग वायर का प्रयोग किया जिससे कि हमारा फिलामेंट कुछ इस टाइप से खड़ा रहे। और ये भी एक कांच का स्तंभ होता है। ठीक, इसके बाद है इस फिलामेंट को साथ दीजिए इसका कार्यकारी तापमान। तो ये वैल्यू आप जरूर याद रखें। इसका कार्यकारी तापमान कितना होता है 2000 डिग्री सेल्सियस। और इसकी आयु कितनी होती है 600 से 800 घंटे। और इसकी दक्षता कितनी होती है 2.52 4 ल्यूमेन प्रति वाट। तो ये चीज़ वैल्यू आप जरूर याद रखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन में एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। तो ये केवल 600 से 800 घंटे चल सकता है। केवल अगला क्वेश्चन इसका प्रकाश कम होने के कारण इसका प्रयोग बहुत कम हो गया। यानी क्या होता है ये हमें 2.5 to 3.5 ल्यूमेन या 4 ल्यूमेन पर वाट बस देता है। इसलिए क्या होता है इसका जो लाइटिंग बहुत कम है तो इसका उपयोग बहुत ज़्यादा खत्म कर दिया गया है। आप जो वीडियोस वगैरह देखते हैं यूट्यूब में छोटे छोटे से बल्ब जलते हुए देखते हैं डेकोरेटिंग के लिए, वो हमारे कुछ नहीं कार्बन फिलामेंट लैंप होते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि इस प्रकाश का कम होने के कारण इसका प्रयोग बहुत कम किया जाता है। इसका प्रयोग लोड इसकी यूज जरूर याद रखिए। इसका यूज होता कहाँ है आप यहाँ पर बैटरी चार्जिंग में लोड के रूप में क्या होता है यदि हमें बैटरी करंट कम करना है तो वहाँ पर हम क्या करते थे लोड के रूप में ये बल्ब लगा देते हैं। ये बल्ब क्या होते हैं प्योरली टंगस्टन फिलामेंट के बने होते हैं या प्योरली कार्बन फिलामेंट के बने होते हैं। जिससे हमारा पावर फैक्टर भी डिक्रीज नहीं होता और बैटरी भी चार्ज होती है और क्या होती है करंट को बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं तथा ऊष्मा विकिरण और उपकरण के रूप में। यानी ऐसे जहाँ पे क्या होता है हीट के थ्रू कुछ कार्य किया जा रहा हो वहाँ पे इन बल्बों का यूज किया जाता है। ठीक है, इस लैंप का कुछ एडवांटेज संस्थापन करना आसान होता है और एक होते हैं सस्ते होते हैं। और इसकी कार्यकारी आयु क्या हो जाती है बहुत कम इसकी आयु होती है 600 से 800 घंटे। तो अगला चलते हैं हम कौन से धात्विक फिलामेंट लैंप। ठीक है, तो धात्विक फिलामेंट लैंप में क्या होता है हम टंगस्टन का फिलामेंट यूज करते हैं। और हमारे धात्विक फिलामेंट लैंप भी दो टाइप हो जाते हैं, गैस फिल्ड धात्विक फिलामेंट लैंप और वैक्यूम टाइप टंगस्टन या धात्विक फिलामेंट लैंप। ठीक, तो यहाँ पे आप देखिए इस प्रकार के लैंप में धात्विक फिलामेंट का प्रयोग किया जाता है। इसका फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का गलनांक 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, इसका जो फिलामेंट है इसका टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का गलनांक आप जरूर याद रखिए, क्वेश्चन बार बार आता है 3400 या 3380। किसी बुक में 3380 किसी बुक में 3400 लिखा। तो ये दोनों लगभग एक्यूरेट आसपास की वैल्यू है। ठीक है, परंतु इस लैंप को इस तापमान पर प्रयोग नहीं करते क्योंकि इस तापमान भंग होने नहीं। देखिए आपका जो टंगस्टन फिलामेंट वो 3400 डिग्री सेल्सियस पर गलनांक होता है, लेकिन लैंप को क्या हम केवल 2000 डिग्री या 2500 डिग्री सेल्सियस तक ही चलाते हैं। क्योंकि यदि हम इससे ज़्यादा टेम्परेचर को लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा जो लैंप है का जो अंदर का फिलामेंट है वो भंगुर होने लगता है। ठीक है, इसके बाद है टंगस्टन का ताप गुणांक यानी जो इसका ताप गुणांक होता है 0.051 प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पे यूनिट लिखी यानी कि प्रति डिग्री सेल्सियस पे कितना ताप गुणांक कितना होता है। और इसका विशिष्ट प्रतिरोध 60 माइक्रो ओम। टंगस्टन का विशिष्ट प्रतिरोध देखिए 60 माइक्रो ओम सेंटीमीटर यानी कि क्या हो जाएगा 60 माइक्रो ओम सेंटीमीटर। ठीक, तो हम चलते हैं धात्विक फिलामेंट लैंप के टाइप। तो धात्विक फिलामेंट लैंप क्या होता है हमारे दो टाइप के होते हैं। एक होता है कौन सा निर्वात टाइप धात्विक फिलामेंट लैंप और एक होता है हमारा कौन सा गैस फिल्ड। यहाँ पे मैं आपको पहले डायग्राम दिखा दूँ। तो यहाँ पे आप देखिए ये क्या है आपका निर्वात टाइप धात्विक फिलामेंट लैंप। इसमें क्या है यहाँ पे कॉन्टैक्ट जुड़े हुए हैं और ये क्या है हमारे बल्ब है कुछ इस टाइप से। ये बल्ब क्या होता है पूरा कांच का होता है, ग्लास बल्ब होता है। ठीक, इसके अंदर क्या होता है एक स्टड लगा होता है। ठीक,
और यहाँ पे क्या होती है हमारे, आप देखिए यहाँ पे दिखाया गया कि ये क्या है, आपके सपोर्ट वायर हैं, ये जो वायर हैं सपोर्ट वायर हैं। और यहाँ पे क्या होता है, टंगस्टन का फिलामेंट होता है, ठीक। और ये क्या होती है, हमारी एग्जॉस्ट ट्यूब होती है, और यहाँ पे कॉपर की लीड होती है जिसके थ्रू क्या होता है, इस पर सप्लाई आती है, ठीक। जैसे हम क्या करते हैं, इसमें सप्लाई देते, तो यहाँ पे क्या होता है, ये हीट करने लगता है, और हीट के साथ हमको क्या देता है, प्रकाश देता है। और यहाँ पे क्या है, विराइट इंसुलेशन, यानी क्या होता है, आप जैसे ही देखिए बल्ब को ना, तो पीछे से आपको काला काला कलर का दिखता है। ये क्या होता है, कि इंसुलेशन होता है। और ये आपको जरूर याद रखिए, क्या होता है, आपका फ्यूज सोडियम होता है, ठीक। तो अगर उसको मटेरियल पूछो तो ये फ्यूज सोडियम होती है, तो पिन लगे होती है जिनके थ्रू क्या होता है, बल्ब हमारा होल्डर में फंसता है, ठीक। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट रॉड बोलते हैं। तो आप चलिए आप देखते हैं इसके कुछ पॉइंट, आपने इसका कंस्ट्रक्शन देख ही लिया। तो देखिए इसका कुछ कंस्ट्रक्शन लिखा गया है कि इसमें एक निर्वात की ट्यूब युक्त टंगस्टन फिलामेंट को सहारा देने के लिए कांच का स्तंभ सपोर्ट वायर लगाया जाता है, जो आपको देखा गया है, ये कांच का स्तंभ और ये क्या है, आपके सपोर्ट वायर, ये सब लगाए जाते हैं, ठीक है। कांच के स्तंभ में एक छेद होता है, जैसे बल्ब को निर्वात करने के बाद बंद कर, यानी क्या होता है, पूरा कांच के स्तंभ में क्या होता है, हम एक छेद काटते हैं जिसको हम बल्ब को निर्वात यानी कि पूरा वैक्यूम जनरेट करने के बाद उसको क्लोज कर, जिसमें क्या हो, एयर अंदर ना जा सके, ठीक। इसके बाद फिलामेंट के संयोजकों को कैप के चालक पर आटो फंसे हुए चित्र अनुसार जोड़ दिया जाता है। यानी क्या होता है, ये जो फिलामेंट के जो कॉन्टेक्ट पॉइंट होती है, दोनों पॉइंट क्या होती है, इन दोनों पॉइंट से जुड़े होते हैं, जहाँ से हम जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, सप्लाई कनेक्ट करते हैं। और इसके जो आसपास है यहाँ पे पूरे में क्या कर देते हैं, हम एक इंसुलेशन भर देते हैं। वो इंसुलेशन क्या होता है, फ्यूज सोडियम। इससे कुछ पॉइंट देखते हैं। इस लैम्प की दक्षता 8 से 10 ल्यूमेन प्रति वाट होती है, यानी इसकी जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी कितनी होती है, 8 से 10 ल्यूमेन प्रति वाट। और इसकी कार्यकारी आयु 750 से 850 घंटे होती है, 750 से 850 घंटे। इसका जो वोल्टेज है 25 वाट और 250 वोल्ट तक के बस बनाए जाते हैं, ठीक। इनका प्रयोग, यहाँ पर प्रकाश होना चाहिए था, इनका प्रयोग प्रकाश व्यवस्था में किया जाता है। यानी पिग्मी लैंप, ये जरूर याद रखिए, पिग्मी लैंप ये बहुत ज़्यादा पूछा गया। पिग्मी लैंप, नाइट लैंप तथा कैंडल लैंप के नाम से भी जाना जाता है। पिग्मी लैंप इंपॉर्टेंट है, पिग्मी लैंप से नाम कभी आ रहा है। तो पिग्मी लैंप हमारा कौन सा कहलाता है, वैक्यूम टाइम मेटल फिलामेंट लैंप, ठीक। इनका कार्यकारी तापमान 2000 डिग्री सेल्सियस होता है। इनका प्रयोग, तो इसका यूज जरूर है, इसका प्रयोग डिमिंग परिपथों में तथा प्रारंभिक लागत कम होती है, इन्हें तुरंत चालू किया जा सकता है। यानी ये ऐसे लैंप होते जो कर तुरंत चालू हो जाते हैं, ठीक। ठीक है। इसका जो 10वां पॉइंट है ये, ठीक है, इस लैंप का 90% भाग ऊष्मा के रूप में व्यय होता है, तब बचा हुआ 10% भाग ही प्रकाश के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी हमारे जो बहुत सारी जो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी वो किसमें, ऊष्मा को जनरेट करने में लगभग 90% एनर्जी होती है, वेस्ट हो जाती है। केवल 10% एनर्जी वही हमें क्या मिलती है, लाइट के फॉर्म में मिलती है। इसलिए इसका यूज भी कम हो गया है, अब इसका नाइट बल्ब वगैरह के रूप में यूज करते हैं। तो अगला हमारा कौन सा, गैस धात्विक फिलामेंट लैंप। अब इस लैंप में हम क्या कर देते हैं, इसके साथ साथ यहाँ पे गैस भी भर देते हैं। यानी इस लैंप में पहले क्या था, हमारा केवल वैक्यूम था, हमने क्या किया, यहाँ पे गैस भर दी। गैस कौन सी होती है, आर्गन प्लस नाइट्रोजन। तो यहाँ पे कौन कौन सी गैस होती है, आर्गन प्लस नाइट्रोजन। आर्गन हमारी कितनी होती है, 80%, और नाइट्रोजन हमारी कितनी होती है, 20%। इस गैस की वजह से क्या होती है, जो हमारा बल्ब पहले जो डाउन वाली होती है कितनी, 2000 डिग्री सेल्सियस से वर्क कर पा रहे थे, अब कितने पे, 2000 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा भी वर्क कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होते हैं, जो बल्ब होते हैं 2000 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा पे कार्य कर पाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये क्या लिखा गया है कि ब्लो होल, ये ब्लो होल है। और यहाँ पे सपोर्ट वायर होते हैं, फिलामेंट लगभग कंस्ट्रक्शन इसका पूरा सेम होता है जिसके जैसे आपके कार्बन फिलामेंट लैंप के जैसे। केवल यहाँ पे क्या हो जाता है, जो वहाँ पे वैक्यूम जनरेट कर रहे थे वहाँ उसकी जगह पर हम क्या लग देते हैं, आर्गन प्लस नाइट्रोजन गैस को रखते हैं, ठीक। और इसमें क्या होता है, एक और आप देखिए कि ये क्वाइल्ड फिलामेंट, यानी कुछ इस टाइप से फिलामेंट को पूरा क्वाइल टाइप करके बनाया जा रहा है। जिससे क्या होता है, इस जो फिलामेंट का है, आप बहुत ध्यान से देख पा रहे हैं, द इलेक्ट्रिक फिलामेंट द मेटेलिक वायर यूजुअली मेड ऑफ अ टंगस्टन व्हेन हीटेड और इल्यूमिनेटेड पासिंग इलेक्ट्रिसिटी रेडिएट लाइट्स। यानी जब इससे क्या होता है, हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो ये क्या है, लाइट को रेडिएट करता है। इसका जो फिलामेंट हम क्वाइल टाइप करके बना के रखते हैं, इससे क्या हो जाता है, हमारा जो टोटल लेंथ है, ये टोटल लेंथ बढ़ने से क्या होता है, रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। और रेजिस्टेंस इंक्रीज होने से क्या हो जाता है, हमारी हीटिंग भी बढ़ती है, क्योंकि जूल का निकल रहा है H=I² × RT। तो हमें क्या करना है, जो फिलामेंट का कार्यकारी हम लंबाई बढ़ा लेंगे, फिलामेंट की जो लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो हमारी हीटिंग और लाइट भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इसलिए क्या करते हैं, सीधा वायर यूज ना करके हम इस टाइप से क्वाइल्ड फिलामेंट बनाते हैं। तो ये हमारा कौन सा कहलाता है, क्वाइल्ड फिलामेंट। कभी कभी ये क्वेश्चन भी आता है कि फिलामेंट गैस फिल्ड टंगस्टन फिलामेंट में कौन सा फिलामेंट होता है, हमारा कौन सा कहलाता है, क्वाइल्ड फिलामेंट, ठीक। कुछ इस टाइप से आपको दिखेगा, अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो कुछ ऐसे ऐसे करके आपको बल्ब के अंदर दिखता है, जो हम इसी को चेक करते हैं कि टूटा है कि नहीं। यदि आप कुछ ऐसा करके इसको जोड़ देते तो वापस बल्ब चालू हो जाता है, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इसकी संरचना पूरी तरह निर्वात धातु फिलामेंट तरह होती है, सिर्फ इसमें निर्वात के स्थान पर गैस का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका कार्यकारी तापमान बढ़ जाता है। उस गैस की वजह से क्या होता है, इसका जो टेम्परेचर, वर्किंग टेम्परेचर वो बढ़ जाता है, ठीक। इसमें आर्गन और नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है, जो क्रमशः 80 और 20 के अनुपात में होती है। यानी यहाँ पे आर्गन 80% और नाइट्रोजन 20%। ये आपको क्या होता है, दोनों ऑप्शन में से केवल आर्गन या नाइट्रोजन को एक चूज़ करने को बोले तो आप ज़्यादा आर्गन को चूज़ करिए, वहाँ पे आपको ज़्यादा सुटेबल होगा वो आंसर, ठीक। इसका कार्यकारी तापमान 2500 से 2700 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी जिसका वर्किंग टेम्परेचर 2527 हो या 1000 से 1200 घंटे तक कार्य कर सकता है,
ठीक है। इसमें फिलामेंट की लंबाई बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, जो मैंने बताया था आपको, कॉइल्ड फिलामेंट यूज किया जा रहा है और उसकी दक्षता कितनी हो जाती है, उसकी दक्षता बढ़ जाती है 8 से 10। ठीक है। तो कार्बन फिलामेंट जो हमारा लैम्प है उसकी कितनी थी 2.5 से 3.5। जब हम मेटल पे आए तो हमारी कितनी हो गई 8 से 10। और जब हम ये कौन सा था हमारा वैक्यूम टाइप, जब हम गैस फील्ड पे आए तो कितनी होगी हमारी दक्षता 10 से 20 ल्यूमेन प्रति वाट। ठीक। इसके बाद हमारे क्या होता है, इसका जो रेंज है वो 200 वाट तक के लैम्प बनाए जाते हैं। और बायोनॉट कैप है गोलेटन एडिशन स्क्रू टाइप। ये गोलेटन एडिशन स्क्रू टाइप कुछ नहीं होता, कुछ इस टाइप में उसमें ऐसे ऐसे चूड़ियाँ कटी होती हैं, हम क्या उसको थ्रू ले जाकर कसते हैं। ये टाइप के आप जैसे मर्क्यूरी वेपर लैंप या हाई देखते हैं 200 वाट या 300 वाट के ऊपर वाले लैंप, उनमें गोलेटन एडिशन स्क्रू टाइप होते हैं। और नॉर्मल जो लैंप कहते हैं वो हमारे कौन से कहलाते हैं, बायोनेट कैप टाइप। तो यहाँ पे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इन इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप इसका। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक और शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसका मैं आपको एक और पार्ट लेके आने वाला हूँ जो आप जरूर देखें। और इसके पहले मैं इसका एक पार्ट डाल चुका है जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगा, तो आप वहाँ से जाके वीडियो देख सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अस।